Good morning everyone. This is the sixth lecture of optics. In today lecture we will discuss CO2 लेज़र। इससे पहले हमने रूबी लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में बात की थी। ये दोनों ही लेज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में लगभग हीलियम नियॉन लेज़र और रूबी लेज़र के बारे में पूछा जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आई बटन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा ऑप्टिक्स की, उसमें भी आप इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। CO2 लेजर। CO2 लेजर आणविक गैस लेजर का उदाहरण है। इससे पहले हमने पढ़ा रूबी लेजर। उसमें क्या होता है, सक्रिय माध्यम के रूप में रूबी की रोड, तो वो था सॉलिड लेजर, क्योंकि रोड थी सॉलिड तो उसको बोले सॉलिड लेजर। इसके बाद में पढ़ा था हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन भी गैस थी, उसको भी गैस लेजर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर हीलियम और नियॉन परमाणुक फॉर्म में थी, तो वो थे परमाणुक गैस लेजर। और यहाँ पे CO2 अणु के रूप में है, तो ये हो गया आणविक गैस लेजर, जिसका आविष्कार 1964 में बेल प्रयोगशाला में कुमार पटेल द्वारा किया गया था। इससे अवरक्त प्रकाश का 9.6 तथा 10.6 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य का केंद्रीय पुंज प्राप्त होता है। CO2 लेजर से हमें अवरक्त प्रकाश मिलता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है 9.6 व 10.6 माइक्रोमीटर। इस रेंज का हमें तरंगदैर्घ्य मिलता है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो गैसीय लेजर है, तो इसमें सक्रिय माध्यम भी गैसीय मिश्रण होगा। तो इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, वो है CO2 10 से 20%, नाइट्रोजन 10 से 20%, हाइड्रोजन कुछ प्रतिशत, और हीलियम शेष गैस हीलियम के रूप में पाई जाती है। इसमें विसर्जन नली का एक सिरे पर पूर्ण परावर्तक और दूसरे सिरे पर आंशिक परावर्तक दर्पण लगे होते हैं। जैसे कि पिछले दो लेजर की बात की थी, सेम वैसे ही यहाँ पे ये पूर्ण परावर्तक और ये आंशिक परावर्तक। और हमें पता है आंशिक परावर्तक से क्या होगा, लेजर हमें प्राप्त होगा, जो कि निर्गत द्वार का कार्य करते हैं। कौन से वाला, आंशिक परावर्तक वाला। 150 वोट शक्ति के लेजर के लिए नलिका का लगभग 2 मीटर लंबी होती है। यानी कि 150 वोट शक्ति का अगर लेजर बनाना है तो नलिका की लंबाई 2 मीटर होनी चाहिए। तो वर्तमान में सबसे शक्तिशाली लेजरों में CO2 लेजर आता है। तो जितनी शक्ति इसकी चाहिए होती है उस हिसाब से इसकी साइज होती है। शक्ति ज़्यादा चाहिए तो इसकी साइज बढ़ानी पड़ती है। अगर हम 150 वोट की शक्ति चाहिए तो उसके लिए हमें 2 मीटर लंबा लेज़र बनाना पड़ेगा, यानी कि नलिका 2 मीटर लंबी नलिका होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांत व क्रियाविधि की। CO2 अणु रेखिक व सममित होता है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। इसकी संरचना रेखिक और सममित होती है। इसमें परमाणु के मध्य स्प्रिंग के समान बंधन के कारण कंपन होता है। यहाँ पे जो इन दोनों के मध्य बंधन पाया जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य, ये स्प्रिंग के समान होता है और इनमें कंपन पाए जाते हैं। इसके कंपन की 3 विधाएं संभव है। तो ये कंपन 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है सम्मित तानित विधा। तो सम्मित तानित विधा, इस विधा में परमाणु अंतर्नाभिक अक्ष के अनुदिश सम्मित कंपन करते हैं। अंतर्नाभिक अक्ष कौन सी हुई, ये हो गया कार्बन जो सेंटर में, ये ऑक्सीजन। इन तीनों परमाणुओं के नाभिक को जो अक्ष मिला रहा है उस अक्ष को बोला है अंतरानाभिकीय अक्ष। तो इसमें क्या होता है, जो कंपन हो रहे हैं ना, वो इस अक्ष के अनुदिश सम्मित होते हैं। सम्मित का मतलब ये हुआ, अगर ऑक्सीजन का राइट वाला परमाणु राइट में जा रहा है तो लेफ्ट वाला परमाणु लेफ्ट में जाएगा। सेम ऐसे ही अगर राइट वाला लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट वाला राइट में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, कार्बन जो सेंटर में, उससे दोनों ऑक्सीजन के परमाणु एक साथ ही दूर जाएंगे और एक साथ ही पास आएंगे। दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब दोनों या तो पास आएंगे या दूर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं सम्मित तानित विधा। सेकंड है बंकन विधा। इस विधा में परमाणुओं के दोलन अंतरानाभिक के लंबवत होते हैं। बंकन विधा में क्या होगा,
जो कंपन हो रहे हैं अंतरानाभिक अक्ष, कौन सी अंतरानाभिक अक्ष? तीनों के नाभिकों को मिलाने वाली अक्ष। तो ये हो गया अंतरानाभिक अक्ष। तो जो कंपन होंगे, जो दोलन होंगे, वो इसके लंबवत होंगे, यानी कि दोलन कैसे होंगे? इसके परपेंडिकुलर, इस डायरेक्शन में, या तो दोनों ऊपर जाएंगे या दोनों नीचे आएंगे। इस एक्स के लंबवत हो गए कंपन। ये होगी बंकन विधा। नेक्स्ट बात करते हैं असममितानित विधा। इस विधा में परमाणु के दोलन अंतर्नाभिक अक्ष के अनुदिश होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? सेम फर्स्ट की तरह कंपन अंतर्नाभिक के अनुदिश होता है, परंतु असममित होता है। असममित का मतलब ये हुआ, इसमें जो सेंटर वाला परमाणु है वो भी गति करता है। ये सेंटर वाला एक की तरफ जा रहा है, दूसरा ऑक्सीजन भी इसके पास में आएगा और एक ऑक्सीजन इससे दूर चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसमें एक ऑक्सीजन कार्बन के पास आ रहा होता है और एक ऑक्सीजन कार्बन से दूर जा रहा होता है। ये लेफ्ट वाला अगर पास आ रहा है, मतलब लेफ्ट वाले ऑक्सीजन और कार्बन में दूरी कम हो रही है, तो राइट वाले ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य दूरी बढ़ जाएगी। तो ये असममित प्रकार से कंपन होता है। इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार के कंपन पाए जाते हैं और सारी की सारी जो एनर्जी है इन कंपनों के रूप में स्टोर हो जाती है। CO2 लेजर में समष्टि प्रतिलोमन निम्न चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से चरण है? पहला है 18 किलोवाट का विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉनों व नाइट्रोजन के मध्य संघटन होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम विभवांतर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों और नाइट्रोजन के परमाणु के मध्य संघटन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों और नाइट्रोजन के अणुओं के मध्य होगी टक्कर, और टक्कर से क्या होगा? N2 की कंपन गति उत्तेजित हो जाती है। तो N2 में कंपन होने लग जाती है और ये अणु अपनी निम्नतम कंपित अवस्था ν1 में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये ν=1 में पहुंच जाते, कंपन करते करते हैं, यानी कि उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाते हैं। पहली उत्तेजित अवस्था है ν=1 वाली। ये उत्तेजित अवस्था N2 की मित स्थायी अवस्था होती है। मित स्थायी स्तर ν=1 में स्थित N2CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से टक्कर करता है, जिससे CO2 के अणु मूल ऊर्जा स्तर 000 से कंपित ऊर्जा स्तर 001 में उत्तेजित हो जाते हैं। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कंपन स्तर थे, असमित, बंकन और सम्मित। 3 थे। जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है असमित की, फिर बंकन की, फिर सम्मित की। तो टक्कर होती है, टक्कर से क्या कंपन होने लगता है और कंपन के रूप में ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो कंपित ऊर्जा स्तर में CO2 पहुंच जाता है, जो कि इसकी उत्तेजित अवस्था होगी। तो क्या हुआ? N2 ने CO को टक्कर मारी और अपनी एनर्जी CO को दे दी और खुद ग्राउंड स्टेट में आ जाता है ν=0 में। N2 अणु अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार लेसर प्रक्रिया के समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त हो जाती है, यानी कि CO2 की उत्तेजित अवस्था में संख्या बढ़ने लग जाती है और हो जाती है समष्टि प्रतिलोमन। ये ν=0 में, नाइट्रोजन ν=0 में है। अभी जब हम क्या करते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो ये उत्तेजित अवस्था, विभवांतर अप्लाई करने से ये उत्तेजित अवस्था ν=1 में पहुंच जाता है, जो कि इसकी मित स्थायी अवस्था होती है। और यहाँ से ये N2 क्या करता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से टक्कर करता है और अपनी एनर्जी CO2 को दे देता है, जिससे कि CO2 अपने मूल ऊर्जा स्तर 000 से उत्तेजित अवस्था 001 में पहुंच जाती है, जो कि सम्मित तानित अवस्था होती है, इसमें पहुंच जाती है। मित स्थायी स्तर ν=1 में स्थित CO2
स्थित N2 CO2 के अणु से टक्कर मारता है, जिससे CO2 के अणु मूल ऊर्जा स्तर 000 से कंपित ऊर्जा स्तर 001 में उत्तेजित हो जाते हैं और CO2 अणु अपनी मूल अवस्था में को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार लेसर प्रक्रिया में समष्टि प्रतिलोमन की अवस्था प्राप्त होती है। अब इसके बाद में क्या होता है, 001 में स्थित उत्तेजित CO2 अणु 10.6 एंड 9.6 माइक्रोमीटर के अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करता है। उत्तेजित अवस्था वाला CO2 10.6 और 9.6 माइक्रोमीटर की अवरक्त विकिरणों का उत्सर्जन करके 100,020 अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 001 में स्थित CO2 10.6 माइक्रोमीटर विकिरण उत्तेजित करके 100 यानी सममित तानित में पहुँच जाता है और कुछ CO2 9.6 माइक्रोमीटर विकिरण उत्सर्जित करके 020 में पहुँच जाते हैं, जो कि बंकन कंपन। तो असममित कंपन से ऊर्जा उत्सर्जित करके विकिरणों के रूप में कंपन और सममित तानित कंपन करने लग जाता है। अब इन स्तरों में स्थित CO2 हीलियम के परमाणु से टक्कर करके बहुत ही शीघ्र ही अपनी ऊर्जा की हानि कर देता है और यहाँ पर स्थित सममित तानित में और बंकन में स्थित CO2 हीलियम के परमाणु से टक्कर करता है और अपनी एनर्जी को लॉस कर देता है और मूल अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार हमें 10.6 और 9.6 तरंगदैर्घ्य के विकिरण प्राप्त होते हैं, जो कि विकिरण दर्पणों M1 और M2 के मध्य बहुप्रावर्तन द्वारा समान कला में परिवर्तित होकर लेजर पुंज के रूप में प्राप्त होते हैं, लेजर पुंज प्रदान करते हैं। ऐसे CO2 लेजर कार्य करता है। अगर एक बार डायग्राम से देखें पूरा, क्या हुआ, यहाँ पे न्यू इक्वल टू 1 में स्थित है N2। जब हम विभवांतर लगाते हैं तो N2 पहुँच जाता है न्यू इक्वल टू 1 में और ये होती है इसकी मृत स्थायी ऊर्जा स्तर। तो यहाँ से N2 टक्कर करता है CO2 से और अपनी ऊर्जा दे देता है CO2 को और खुद N2 ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है। इसके बाद में CO2 क्या करता है, CO2 10.6 माइक्रोमीटर की विकिरण उत्सर्जित करता है, जो कि इंफ्रारेड की है और 100 यानी कि सममित तानित अवस्था में आ जाता है। असममित से सममित कंपन करने लग जाता है ऊर्जा की हानि करके। और कुछ CO2 अणु 9.6 माइक्रोमीटर विकिरण उत्सर्जित करके असममित कंपन से बंकन कंपन करने लग जाते हैं। यहाँ भी अपनी ऊर्जा की हानि कर देते हैं विकिरणों के रूप में। तो हमें 10.6 माइक्रोमीटर और 9.6 माइक्रोमीटर के दो विकिरण तरंगदैर्घ्य के दो विकिरण मिल जाते हैं, जो कि लेसर के रूप में प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है, यहाँ 100 वाला CO2 और 010 वाला CO2 ये 020 वाला CO2, ये दोनों CO2 क्या करते हैं, हीलियम के परमाणु से टकराते हैं और ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ऐसे CO2 का लेसर कार्य करता है और हमें विकिरण यहाँ से और यहाँ दोनों कंडीशनों में मिलती है और जिनकी तरंगदैर्घ्य होती है 10.6 माइक्रोमीटर 9.6 माइक्रोमीटर। आज के लेक्चर में बस इतना ही।